देने की मांग। पीसीसी चीफ समेत मंत्रियों विधायकों ने पेट्रोल पंपों के सामने किया प्रदर्शन। है उसकी कीमत। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान। सचिन पायलट ने सांगानेर इलाके में पेट्रोल पंप के सामने धरना दिया। कई जगहों पर कांग्रेस वर्कर्स कोरोना गाइडलाइन भूले। तेल पर तकरार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े चेहरे सड़कों पर उतरे और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर लानत भेजी। जवाब में भाजपा ने इसे नौटंकी करार दिया और कहा कि प्रदर्शन तो कांग्रेस के कर्णधारों के घर होना चाहिए, जो महंगाई के लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं। तो महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? ए केंद्र, ब राज्य, से दोनों, द दोनों में से कोई नहीं। लेकिन द तो इसका जवाब नहीं हो सकता, इसलिए जनता के सामने ए ब से के ही विकल्प हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ए ब पर जिम्मेदारी डालता है और ब ए पर। महंगाई से आजी जा चुके आम आदमी का दिमाग ए और ब की लड़ाई में चक्कर गिन्नी होकर रह जाता है और इस यक्ष प्रश्न का जवाब उसे मिल ही नहीं पाता। कांग्रेस के प्रदर्शन के हवाले से महंगाई पर प्राइम डिबेट में बहस करेंगे इन सवालों के जरिए कि कब तक खाए जाएगी महंगाई डायन। कोरोना से अधमरे हो चुके सर्वहारा को राहत कब? और महंगाई के विरोध पर अवसरवादी राजनीति के आरोप कितने सही हैं? मुकेश पारीक साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मनीष पारीक साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। रामनारायण मीणा जी हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता, और रघुवीर पुनिया साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष पारीक साहब, आपकी पार्टी ने आज जो प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है उसको नाटक नौटंकी बताया है। क्या नाटकीयता दिखी है आपको इसमें? नहीं, सीधी सी बात यह है जयप्रकाश जी के एक अकाउंटेबल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, देश की बड़ी पार्टी है, कई साल शासन किया है। ये पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई है, उसी पेट्रोल पंप पे 1 लीटर से 36 रुपए ले रही है। तो जो दुनिया को बताना कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है। 36 रुपए पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी टैक्स नहीं है पेट्रोल पे 1 लीटर पे, और राजस्थान में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं, ये दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि महंगाई के लिए जिम्मेदार कोई भी है तो ये तो बता दे भाई, हम उनसे 36 रुपए लेते हैं और गुजरात 20 रुपए लेता है, तो ये 16 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। गुजरात आराम से काम कर रहा है और राजस्थान नहीं कर पा रहा है। तो ये 16 रुपए में इनका मिसमैनेजमेंट है, या इनके शासन चलाने की अकुशलता है, या इनको और कोई दिक्कत हो रही है, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं किसी को? इसका जवाब नहीं है उनके पास। और इसीलिए आपने जो ABCD कहा वो उस पर दूसरे को डाल दो और केंद्र को ये दिखाना। अच्छा, आपको बता दूं, अब वो जमाना नहीं रहा है कि लोग समझे कि पेट्रोल पंप केंद्र सरकार के होते हैं। वो जो वाणिज्यिक टैक्स है उसमें आपको 36 रुपए मिल रहा है 1 लीटर पर, ये दुनिया जानती है। तो दुनिया को मूर्ख बनाने का काम है। 25 रुपए उत्तर प्रदेश में टैक्स है 1 लीटर पर, और गुजरात में 20 रुपए है, मैंने कहा। अब 36 रुपए यहाँ पे क्यों राजस्थान में? क्या यहाँ का पेट्रोल ज्यादा अच्छा है, या यहाँ पर कोई राज्य सरकार को अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ती है? पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम हुआ है, उस समय कहते थे ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। माननीय मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में वैक्सीनेशन 125 करोड़ की ली है जिम्मेदारी। 300 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी तो कितना अरब रुपए का भार पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर। राजस्थान बताए क्या उसमें क्या दिक्कत है? GST का पैसा मिल रहा है, वैट और ये सब आए थे, उस समय बात हुई थी, राजस्थान को पूरा पैसा मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप, ये कब तक चलेगा? ये सवाल आपका इनसे है, इनका आपसे है, और जनता का आप दोनों से है। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए मनीष जी, बाकी चीज़ों पर तो रामनारायण मीणा जी जवाब देंगे। आपने 16 रुपये 36 रुपये का फ़र्क बताया, गुजरात में 20 और यहाँ पर 36।
16 रुपए कम कर देते हैं, 103 रुपए के करीब पहुंच गया पेट्रोल। 87 रुपए स्वीकार है, 27 रुपए बहुत अच्छी स्थिति है। आपको कहा जब बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। हाँ, जब जाएगी ना। 16 रुपए कम होंगे तो निश्चित तौर पर बात होगी। जब केंद्र सरकार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, 87 रुपए तो सही है ना। गरीब आदमी के लिए, कोरोना से टूटे हुए आदमी के, बेरोजगार हो चले आदमी के लिए, उसके लिए 87 रुपए तो सही है। जब 80 रुपए होंगे उधर, तो उधर वो 75 भी हो सकते हैं। केंद्र सरकार भी कम करेगी या वही कोई बात होगी, वो रास्ते ढूंढे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जयप्रकाश जी कि इस बारे की जिम्मेदारी केंद्र पर डाल के आप सचिन पायलट के अपने प्रकरण से ध्यान हटाना चाहते हैं। आप वो वहां दिल्ली जाके बैठे हुए हैं, नेताओं से बातचीत चल रही है, उनके जो झड़े के एमएलए उनसे मिल रहे हैं, राजेश पायलट जी की जयंती उस विषय पर कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं उस पर से ध्यान हटाना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोरोना का मिसमैनेजमेंट है। अरे ध्यान हटाने के ऊपर तो आ जाता हूँ, अभी सवाल करूंगा आपसे। आपके ऊपर भी लग रहे हैं आरोप, तो ध्यान तो आप भी हटाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों ध्यान हटाना चाहते हैं आप लोग। रामनारायण मीणा जी, पहले आप रिस्पॉन्ड करिए। मनीष पारिक जी ने जो कुछ कहा उसके ऊपर फिर सवाल करता हूँ। रामनारायण जी। जी। हाँ, देखिए, मैं मनीष जी का सम्मान करता हूँ। मनीष जी, महंगाई ठीक है क्या? मनीष जी, मध्य प्रदेश में क्या रेट है? आप गुजरात को आपने वैक्सीन के डोजेस जब कम मरीज थे तब भी चौगुनी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या, मैं ये नहीं करना चाहता, क्या महंगाई ठीक है क्या? बेरोजगारों को रोजगार देना बंद करना, केंद्र एक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ कहना, और बीजेपी की सरकार आ गई तो किसी की जेब की सरकार है क्या? देश की सरकार है, ये ठेका कोई नहीं ले सकता। नरेंद्र मोदी मेरा भी प्रधानमंत्री है, लेकिन गलती करेगा मेरा अधिकार है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मनीष जी, आपको भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो रेल की पटरियां नहीं बेचोगे, पेट्रोल को 100 रुपए के करीब नहीं ले जाओगे। ये इसको तथ्य को समझिए, इसमें कांग्रेस का कुछ नहीं है। यदि लालकृष्ण आडवाणी ट्वीट करता है कि मैंने लुटेरों को सरकार दे दी, उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी। हमें चर्चा करनी है देश में पेट्रोल सहित हर चीज की महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। यदि कोई पार्टी ध्यान आकर्षित करती है उसको सराहना चाहिए। उन्होंने ध्यान आकर्षित करने में कमी रही, कहीं भीड़ कम रही, उसको सराहना चाहिए। अब सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करे, प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण इसलिए आउट कर रखा है, प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न इसका है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस लीडरशिप को कि उन्होंने कम से कम ध्यान आकर्षित किया। इस पे मनन करना चाहिए, बुराई करने के बजाय मनन करना चाहिए। अब ये बातें कोई वो है क्या? कभी कहते हैं कि साहब हम तो प्रधानमंत्री आवास दे रहे तो इंदिरा गांधी के टाइम से दे रहे, कहीं ज्यादा बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई। हमें तो देश चलाना है, देश किसी का नहीं है। आज ये डिस्कशन नहीं है कि अरुणाचल में गांव बस गया, ये कहना राष्ट्रद्रोह है। ये ठीक है, मनन करने के लिए सवाल मैं देता हूं। और भी मनीष पारिक साहब, आपको जिन पर आप अगर मनन कर रहे हो तो जवाब दे दीजिएगा। लेकिन रघुवीर पुनिया, पहले आपके पास आ रहा हूं। महंगाई को लेकर जितनी डिबेट, जितने बहस मोबाइल से इस देश में हुए होंगे, वो सब फुटबॉल के खेल की तरह हैं। ये कहता है उसकी तरफ, वो कहता है इसकी तरफ, तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष कुछ निकल नहीं पाता। आम आदमी जितनी समझ रखता है, आम आदमी की जितनी समझ होती है मेरे जैसे आदमी की, उसको ये समझ में आता है कि पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार कम कर सकती है अपना टैक्स कम करके, गैस की कीमत सरकार कम कर सकती है अपना टैक्स कम करके। बाकी सारी चीज़ें बाजार की हैं, या तो वो कुप्रबंधन के हवाले हैं इसलिए महंगी हो गई हैं, या फिर उन पर भी टैक्स होगा, या फिर वो नेचुरल ग्रोथ है, जो प्राइस हाइक है वो नेचुरल है। पता नहीं इनमें से क्या सच है। लेकिन अगर ये महंगाई की गंगोत्री कुप्रबंधन की वजह से या सरकारों की मंशा की वजह से निकलती है, तो फिर इसका स्रोत कहाँ है ये, और इस पर राज्य सरकार बांध बना सकती है या केंद्र सरकार? रघुवीर पुनिया। जेपी सर, आपका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जनता को तो महंगाई कंट्रोल होने से मतलब है, चाहे वो राज्य सरकार कम करे चाहे केंद्र सरकार कम करे। तो जेपी जी, जो सरकार जितनी पावरफुल है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है, उसके अधिकार भी उतने ही वास्ट हैं। तो लगभग मैं एक ब्रॉडर लाइन खींच रहा हूं कि 75% रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 25% में मैक्सिमम कैप लगा रहा हूं, 25% रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। उसका कारण है कि रिजर्व बैंक है वो केंद्र सरकार, ये आप ओवरऑल महंगाई की बात कर रहे हैं, केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहे हैं। की ही एजेंसी है जी। हाँ,
पेट्रोल डीजल तो टैक्सेस की वजह से महंगा है और उसके अंदर जी, तीन जी। हिस्से हैं। मैं शॉर्ट में इसको लंबा नहीं खींचूंगा। वन थर्ड वन थर्ड तो उसकी बिल्कुल, कोस्ट है, ठीक। 33 रुपया कोस्ट है। हाँ। मैं मतलब एक हाँ। जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। 33 रुपया केंद्र सरकार ले रही है, 33 रुपया सरकार राज्य सरकारें ले रही हैं, तो बराबर की भागीदारी है। कोई उस 33 को 32 कर देती है, कोई उस 33 को 31 कर देती है। लेकिन गुजरात सरकार की मैं एक तारीफ कर देता हूं कि गुजरात सरकार पेट्रोल और डीजल वालों में पक्षपात नहीं करती है। मैं फरवरी में केवड़िया जी गया था, केवड़िया जी जहां सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है। आते टाइम हमने गुजरात में डीजल लिया तो वहां पर डीजल का भाव भी पेट्रोल के बराबर था, है ना। ये मुझे पता नहीं क्या है, क्योंकि डीजल कौन काम मतलब में लेता डीजल है, का ज्यादा था या कौन काम पेट्रोल में का लेता कम है। था? ये पारिक साहब इसके ऊपर प्रकाश, दोनों का बराबर था। तो यानी डीजल को हमेशा यह माना जाता है कि डीजल से कास्केडिंग इफेक्ट आता है, पेट्रोल से कास्केडिंग इफेक्ट नहीं आता। डीजल ठीक, की ठीक, महंगाई ठीक, बढ़ती हाँ। है तो वो सारी महंगाई को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करती है वो, तो बिल्कुल, डीजल बिल्कुल। का आगे सेकंड स्टेप आता है दूसरी महंगाई पे। पेट्रोल से हाँ। सब्सिक्वेंट महंगाई नहीं बढ़ती है। तो जो टैक्सेज का कंपोनेंट, जो मैं भी टैक्सेज के अलावा बात कर रहा हूं, टैक्सेज का तो बहुत क्लियर है, बहुत डिबेट हो चुकी है इस पे। और पेट्रोल जिस दिन 100 रुपए हुआ था गंगानगर में, उस दिन इस पे अपनी लंबी डिबेट हुई थी। लेकिन मैं ओवरऑल महंगाई हाँ। की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल ठीक है। केंद्र हाँ। सरकार है वो पॉलिसी मेकिंग के थ्रू, रिजर्व बैंक के जो मॉनेटरी मेजर्स हैं उनके थ्रू, दूसरा शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, जैसे इमीडिएटली अगर किसी चीज की प्रॉब्लम हो गई तो उसको इंपोर्ट करके, और अगर कोई सामान हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको एक्सपोर्ट करके, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, जैसे पाम ऑयल की पॉलिसी निर्धारित करना कि कब इंपोर्ट करना है, कब एक्सपोर्ट करना है, और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से उसकी महंगाई प्रभावित होती है शॉर्ट टर्म मेजर्स में। अब लॉन्ग टर्म मेजर की बात करते हैं हम। लॉन्ग टर्म मेजर के अंदर वेयर हाउसिंग एक बहुत जरूरत होती है। और जैसे मैं गेहूं की बात करता हूं कि गेहूं में जब एक बार अमेरिका ने भारत को धमकी दे दी थी कि अगर भारत को हम गेहूं नहीं देंगे तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे, उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और गेहूं के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाकर परमानेंटली महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अच्छा, अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर प्रभावित करती है। जैसे सब्सिडी दे दी स्टेट गवर्नमेंट ने, अपने यहाँ लैंड कन्वर्जन रेट है वो कम कर दी, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर्स के राज्य सरकार के पास कोई नहीं है। राज्य सरकार लॉन्ग टर्म मेजर्स ही कर सकती है। तो केंद्र सरकार की भूमिका इसमें ज्यादा है। जेपी सर, लब्बुलबाब, यह समझ में आता है पूनिया साहब आपकी बात का कि कम से कम जो हमारे रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं ना, जो हमारी लग्जरीज में नहीं आती, जो सुविधाओं में नहीं आती, सहूलियतों में नहीं आती, जो जरूरतों में आती है और बेहद जरूरी चीजों में जो आती है, जैसे गेहूं का एक उदाहरण आपने दिया, इस तरह की चीजों पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से काम होना चाहिए, ताकि 2014 में तो मनीष पारिक नहीं बैठे हाथ में सिलेंडर लेकर सड़क के ऊपर, और 2021 में कांग्रेस को मौका नहीं मिले हाथ में सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठने का। मनीष पारिक साहब, थोड़ा सा ये तो समझाइए कि ये अगर नौटंकी है तो इस नौटंकी का तो परिणाम अभी आना बाकी है। इस नौटंकी का तो अभी जो आखिरी अंक है वो सामने नहीं आया। आपने जो 2014 में किया था वो क्या था, क्योंकि उसका तो परिणाम भी बहुत सुखद रहा, आपके हक में रहा। उसका परिणाम तो ये हुआ कि आप सरकार में आ गए। मनीष पारिक साहब जी, फिजिकल डेफिसिट और जो विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिति खराब थी, और ये बात आप यकीन मानिए कि 11.4 मुद्रास्फीति की दर चली गई थी। पूनिया जी इस बात पर सहमति जताएंगे। उस बात को माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद 5.4 से लेकर 7.3 से ऊपर नहीं गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो मुद्रास्फीति की दर है उसको अगर केंद्र सरकार ने कंट्रोल करके रखा है तो इनके कुप्रबंधन का चार्ज आप नहीं लगा सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और फिजिकल जो डेफिसिट है वो तो ग्रेजुअल होना ही है, कोरोना काल है, अतिरिक्त खर्चे जुड़े हैं, फ्री में राशन दिया है, 100 करोड़ का अगर आप एक काम करिए मनीष पारिक साहब, एक काम करिए, आप लोगों को एक सलाह देता हूं मैं। अन्नपूर्णा जो रसोई है या दूसरी जो रसोइयां सरकार संचालित करती है ना, वहां बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि आगे से यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। मुद्रास्फीति क्या होती है उसके बारे में समझा दीजिए, उसके आंकड़े लिख दीजिए कि देखिए पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, खूब पैसा मिल रहा है आप लोगों को, रिक्शा चलाने वाले, ठेले चलाने वाले, आप सब लोग पता नहीं क्यों हाय तौबा करते हैं, सस्ता क्यों चाहते हैं। इतना तो बढ़िया काम हो रहा है, मुद्रास्फीति की दर तो गिर रही है, काम चल जाएगा क्या उससे? नहीं,
80 करोड़ लोगों को राशन देने वाली सरकार है केंद्र की। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि वो स्थिति अच्छी नहीं है कि हमको राशन देना पड़े किसी को, लेकिन आप यकीन मानिए इसमें पैसे खर्च होते हैं और इसके कारण से बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका फर्क पड़ता है। अभी अभी दाल पर आई थी बात, तो इंपोर्ट का बैन था, हटा दिया तो 100 रुपए से 80 रुपए आ गई वो। तो पहले बताते थे कांग्रेस वाले कि 125 रुपए किलो दाल हो गई है, अभी वो जब 75 आ गई है तो 25 रुपए का 1 किलो पर फर्क का मतलब समझिए कि तुरंत राहत की कोशिश हुई और सरकार की नीति का फायदा हुआ। हाँ, इसका विस्तार होना चाहिए। मैं यकीन में कह सकता हूं कि ऐसा दिन आना चाहिए कि तेल में, इनमें, आटे में, सब में भाव कम हो जाए और सब लोगों का अच्छा हो, लेकिन नहीं, ये 80 करोड़ लोगों को ऐसी शुभेच्छा रखने से काम नहीं चलेगा ना मनीष पारिक साहब। सरकार तो बीजेपी की है, काम भी आप कर सकते हैं ना, आपकी पार्टी कर सकती है। सबूत पेश किया, इसका मैंने सबूत पेश किया। जयप्रकाश जी, पूनिया जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे कि मुद्रास्फीति की दर को कितने खूबसूरती से कंट्रोल किया हुआ है। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय कोरोना भी नहीं था, उस समय कोई बात नहीं थी और 11.4% पे गए थे हम। अब इस बात की तो बड़ाई हो या नहीं हो, लेकिन ये मानना तो चाहिएगा कि 125 करोड़ को वैक्सीनेशन 200 रुपए के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो अमाउंट कितना होता है। इस बात की बड़ाई का तो भाई साहब आपको बताया ना मैंने कि आदमी को तो उसकी जेब में जितना दाम है उस दाम में उसका पेट भर जाए तो बड़ाई बड़ाई है, और उस दाम में उसको मुद्रास्फीति की डेफिनेशन अगर समझाया जाए तो फिर कहाँ से बड़ाई मिलेगी। रामनारायण मीणा जी, एक बात और समझा दीजिए। आज दिन भर ये भी चर्चा रही है कि राजनीतिक उद्देश्यों से जब आप लोग इकट्ठा होते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, चाहे मनीष पारिक बंगाल में रैली करें, चाहे आप राजस्थान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करें, तब शायद कोरोना उसके आसपास फटकता भी नहीं है। आज जिस तरह के जो नज़ारे दिखाई दिए थे, दूसरी लहर अभी तो जाने को है। अभी तो हम यूँ समझिए कि शुक्र मना रहे हैं कि चली जाए चली जाए चली जाए, कोई भरोसा नहीं, जाते जाते तीसरी में तब्दील हो जाए। और उसके तब्दील होने में ऐसी चीज़ें कारक हो सकती हैं। क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है रामनारायण मीणा जी? देखिए साहब, सीधी बात है कि पहले भी ट्यूबरकुलोसिस का उन्मूलन भारत सरकार ने किया, कभी भी केंद्र सरकार ने नहीं कहा कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं। आप देखिए चेचक का उन्मूलन भारत सरकार के प्रोग्राम से हुआ। अब ये मोदी जी ने किया, पहले कहते थे राम ये करेगा, मोदी जी की पूंछ पकड़ के बेहतरनी हम पार करना नहीं चाहेंगे, हम तो बेरोजगार को रोजगार देना चाहेंगे। और आज जो संसाधन दिए जा रहे हैं, वैक्सीन गिनाई जा रही है, ये किया जा रहा है, थर्ड लेयर की बात करें और साहब हमारे पास पैसा नहीं, हम खर्च कर रहे हैं। भाई मेरे बाप दादाओं की कमाई थोड़ी है, किसी को सोचना ही नहीं चाहिए ना। मैं आज गाँव में बैठा हूँ, मोदी जी का एक दाना गाँव में नहीं आया है, जिस गांव में बैठा हूँ। ये अच्छा। शहर में बैठने वाले कुछ भी कह सकते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। रायथल गांव में हूँ, तहसील और जिला बूंदी है, यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट स्पीकर है, इसलिए ये प्रचार है। उन्होंने एक एंड बम नहीं लगाया। लिख लीजिए मनीष जी, एड्रेस लिख लीजिए मनीष पारिक। इसलिए सोशल मीडिया का प्रचार है, जमाना है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो यही कहना चाहते हैं कि ध्यान आकर्षित क्या, हम सबको मिलकर के कोरोना से जूझना है। आम जनता जूझ रही है, मेरे गले में सांपी पड़ी हुई है। मैं गांव में घुमा हूं दिन भर में। मोदी जी ने कहा मीटिंग ली बंगाल के अलावा, स्पीकर साहब ने कहीं जाकर के 4 आदमी रामनारायण जी, सबको मिलकर कोरोना से जूझना है, इस लाइन का मतलब ये थोड़ी था कि सब लोगों को इकट्ठा होकर के एक जगह फिर कोरोना से जूझना है। आप तो महंगाई से जूझने के लिए निकले थे और कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं विधायक हूँ, मेरे 2 गैस प्लांट लग रहे हैं, अभी हमने चालू कर दिया है, हम लोगों से सहयोग ले रहे हैं। लेकिन भारत सरकार में चिक चिल्लाट के अलावा नरेंद्र मोदी जी के लिए जो अडवाणी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है, जो मुरली मनोहर जोशी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये कथिर करने में अंतर है। आप सुनिए मैं कहता हूँ इतना घटिया स्तर। 1 साल पहले लेटर दे दिया था प्लांट के लिए, कितने पैसे दिए राजस्थान को? आप बताइए, राजस्थान सरकार को कितने पैसे दिए थे? रामनारायण जी देखिए, आपको मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी की बात भाती है, इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद इधर आ जाने के बाद क्या कह रहे हैं वो सुनना अच्छा लगता है, लोगों को सुनाना अच्छा लगता है। खैर रघुवीर पुनिया, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। देखिए, बहस मोबाइल से राजनीति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। क्या ये जो कहा जाता है कि साहब समय के साथ जब आदमी की आय बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आदमी और कमाएगा, उसकी आय बढ़ेगी, मतलब आप लोगों की भाषा में आप समझें, लेकिन एक नेचुरल ट्रेंड है जो इसी दिशा में जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, प्रयासों से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये बात कितनी सही है? क्या इसको काबू किया जा सकता है या थोड़ा रिपेयर किया जा सकता है या बिल्कुल कुछ नहीं किया जा सकता? रघुवीर पुनिया। जेपी सर, हाँ
जेपी सर डेफिनेटली किया जा सकता है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तक के हमारे देखने में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उनकी एक आवाज पर जनता जैसा वो कहते हैं वैसा करती है और उनका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रोंग होता है कि उन्होंने 370 खत्म कर दी और बड़े बड़े काम कर दिए। अगर उनका डिटर्मिनेशन होगा तो डेफिनेटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बस क्या करके प्रायोरिटी में ये हो। उन्होंने नोटबंदी कर दी और उनको डेयरिंग डिसीजंस के लिए माना जाता है कि वो इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अंदर पास्ट की स्टडी करके कि जिस प्रोडक्ट की महंगाई बढ़ रही है उसके अंदर हमारे देश के अंदर सफिशिएंट प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका एक रीजनेबल बफर स्टॉक होना चाहिए, हमारी कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की चेन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये तो हो गए लॉन्ग टर्म मेजर्स। 5 साल के 10 साल के प्लान होने चाहिए हमारे पास। ये नहीं है कि एक गुजरात में एक बुलेट ट्रेन चलाने से, पूरे कंट्री का प्लान होना चाहिए और कि उससे इसी तरह से हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा और इसी तरह से हम उसकी सप्लाई करेंगे 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का। और प्लस जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हमारे इंपोर्ट वगैरह करके कि इमीडिएटली इंपोर्ट किया जाए और अगर कोई एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए और टैक्सेस अगर उसका कारण है तो टैक्सेस में रिलैक्सेशन दिया जाए। ये 3 मेजर शॉर्ट टर्म है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्लस टैक्सेस, और लॉन्ग टर्म मेजर है। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन्होंने ठान लिया तो वो डेफिनेटली हमको महंगाई से निजात दिला देंगे जेपी सर। ठीक है रघुवीर पुनिया साहब, आम आदमी के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, रामनारायण मीणा जी, मनीष पारिक जी, आपकी पार्टी राज्य में और केंद्र में, अगर कोई अवसर जीवन में आदमी देखता है ना, अगर पार्टियां देखती हैं, राजनीतिक दल देखते हैं, सरकारें देखती हैं कि कौन सा अवसर होगा जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी उदारता की, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ा कोई अवसर आएगा। जिस वक्त आप खजाने भरने की चिंता कर रहे हैं कि फिर क्या होगा, राजस्व का क्या होगा, वहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, वो खजाने खोलने का समय है आम आदमी की। अगर भावनाओं तक आप पहुँच सकें और आम आदमी की भावना आप आगे पहुँचा सकें तो बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।